का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, अब हम ऊष्मा एवं ताप के बारे में जान लेते हैं कि ऊष्मा और ताप होता क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। ताप क्या है? जब हम किसी वस्तु को गर्म या ठंडा करके जब उसको छू कर देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है, इसको हम ताप कहते हैं। अब देखते हैं कि ऊष्मा और ताप का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जब दैनिक जीवन में हमारे मौसम के हिसाब से सर्दी और गर्मियां आती हैं, तो हम उस मौसम के हिसाब से अपने कपड़ों और खाने पीने का ध्यान रखते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े का यूज करते हैं, ठीक है, गर्म कंबल का यूज करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, सूप पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें क्या मिलती है, ऊष्मा यानी कि ताप वगैरह मिलता है। ऊष्मा भी मिलती है, ताप भी मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, कूलर, पंखा आदि एसी का भी यूज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को ठंडक मिले। ठीक है, और इसमें हम खाने पीने में क्या यूज करते हैं, हम खाने पीने में यूज आपका करते हैं कोल्ड ड्रिंक है, शिकंजी है, लस्सी है, यानी कि हम ठंडी ठंडी चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। जैसे कि अगर वो वस्तु हमारे शरीर के ताप से ज्यादा गर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं, गर्माहट। या कोई वस्तु हमारे शरीर से ज्यादा ठंडी है, उसको हम ठंडापन कहते हैं। तो ये हमने बताया इस चित्र के माध्यम से। जैसे कि हमने 3 बीकर लिए हैं, तो पहले बीकर में हमने ठंडा पानी भरा। क्या भरा? ठंडा पानी भरा। ठीक है, दूसरे बीकर में हमने क्या भरा? गर्म पानी भरा। और तीसरे बीकर में हमने सामान्य पानी भरा। अब देखो, हमने क्या किया, इसमें अपने दोनों हाथ डाले। पहले दायां हाथ डाला, फिर बायां हाथ डाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ठंडे पानी में पहले अपने हाथ को 2 मिनट तक डुबो के रखते हैं, फिर गर्म पानी में डिबो के रखते हैं, पर इतना होना चाहिए जिससे कि हमारा हाथ जलेगा। ठीक है, जब हमने ठंडे पानी और गर्म पानी में डुबो कर हाथों को रखा है, फिर उसके बाद 2 मिनट तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। उसके बाद हम सामान्य पानी में इन दोनों हाथों को डालेंगे। जब सामान्य पानी में डालेंगे, ठंडे वाले पानी के हाथ को जब हम सामान्य पानी में डालेंगे तो हमें गर्माहट महसूस होगी, और गर्म पानी वाले हाथ को सामान्य पानी में डालेंगे तो हमको किसकी गर्माहट महसूस होगी, उसमें हमें ठंडेपन की महसूस होगा। ठीक है, तो ये आपका था प्रैक्टिकल। जैसे कि कोई वस्तु अधिक गर्म हो तो हम कहते हैं ये गर्म है। अगर कोई वस्तु अधिक होती है गर्म, हमारे शरीर के ताप से अधिक गर्म होती है, और जब हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर से ज्यादा गर्म लगती है, तब जाके हम पता करते हैं ये वस्तु ज्यादा गर्म है। इसी तरीके से ठंडेपन को भी हम कैसे महसूस करते हैं, जब कोई वस्तु ठंडी होती है तो उसका ताप कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। उसका ताप कैसा होता है, जब ठंडी वस्तु होगी तो उसका ताप क्या होगा, कम होगा, और जो गर्म वस्तु होगी उसका ताप कैसा होगा, बढ़ा हुआ होगा। जब उसका ताप कम होगा और जब हम उसको छू के देखेंगे तो कैसा लगेगा, वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु ठंडी है। तो हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई वस्तु अधिक गर्म है तो हमें गर्म लगती है, अगर कोई वस्तु ठंडी है और उसका ताप कम है तो वो वस्तु हमें कैसी लगती है, ठंडी लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ताप का मापन। अब हमको ये पता है कि ताप क्या होता है। हमको अक्सर क्या होता है, फीवर आ जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है, और जब बुखार आता है तो हम उसको किससे नापते हैं, किसी ना किसी यंत्र से नापते हैं। तो उस यंत्र का नाम है थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर। तो इस थर्मामीटर के बारे में इसमें बताया गया है कि तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त करता है या उपयोग होता है। ठीक है, थर्मामीटर के प्रकार क्या क्या होते हैं बेटा, ये हम देख लेते हैं। थर्मामीटर के क्या प्रकार होते हैं ये देखते हैं। देखो, थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डॉप्लर थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, और तीसरा अब चल गया है डिजिटल
थर्मामीटर। क्या चल गया बेटा? तीसरा डिजिटल थर्मामीटर। अब डॉक्टरी थर्मामीटर कैसा होता है? जो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है बेटा? ये छोटा होता है, ठीक है, जो कि ये थर्मामीटर के प्रकार है, ये छोटे होता है। तो ये क्या कर रहा है? उस थर्मामीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है कि हमें कितना सेल्सियस डिग्री बुखार है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर है वो क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर छोटा होता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर कैसा होता है? आपका बड़ा होता है, ठीक। अब देखते हैं डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है? जब आपका थर्मामीटर में आप जब मुंह में रखते हैं तो उसमें क्या होता है? डिजिट आ जाती है, मतलब उसमें नंबर लिखे आ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमको कितना बुखार है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये थर्मामीटर का क्या कार्य है। अब देखते हैं थर्मामीटर में के पैमाने। अब जो थर्मामीटर से हमारे शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है वो किस पैमाने से नापा जाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक। क्या नापा जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है। तो मीटर में दो पैमानों का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में दो पैमानों का प्रयोग किया जाता है। पहला पैमाना आपका आ जाता है सेल्सियस पैमाना, ठीक है। कौन सा पैमाना आता है? सेल्सियस पैमाना, जिसको हम क्या कहते हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर से नापते हैं। फिर आ जाता है फ़ारेनहाइट पैमाना। क्या आ जाता है? फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। अब देखो, जो स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है, मतलब शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? 37 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। 37 सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है। और क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। या तो सेल्सियस डिग्री में नापेंगे या फ़ारेनहाइट से नापेंगे। तो ये हमें पता चलता है कि मनुष्य का शरीर का ताप कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, ठीक। अब आ जाता है आपका ऊष्मा की अभिधारणा। अब हम इसको जानते हैं कि ऊष्मा की अभिधारणा होती क्या है। देखो बेटा, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है एक तरीके की। जब ऊष्मा लगेगी तो उसमें क्या होगी? उसमें ताकत बढ़ेगी। ताकत मतलब एक तरीके की ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। अब हमने क्या करते हैं? हमने अक्सर देखा होगा कि हम अपने घरों में छोटे से भगोने में पानी गर्म करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? हम उसको जल्दी गर्म करने के लिए ढक्कन रख देते हैं। ढक्कन रखते हैं और जब ढक्कन रखते हैं तो उसमें जब बुलबुले उठते हैं तो आपने देखा होगा जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो ढक्कन कैसा होता है? ऊपर नीचे होता है। कैसा होता है? ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ऊपर नीचे होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है? ऊष्मा की वजह से हो रहा है। और ऊष्मा से क्या मिल रही है? उसको ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? उसको ऊर्जा मिल रही है। और ऊर्जा मिल रही है और भाप के कार्य करने की क्षमता ऊष्मा से मिलती है। जो भाप होती है, पहले तो भाप बनती है, जैसे कि देखो पानी गर्म हुआ, भाप, इसमें क्या बना? भाप बनी, ठीक है। पानी गर्म होने के बाद क्या बन रही है? भाप बन रही है। और भाप के द्वारा जो ऊर्जा लग रही है वो प्लेट को क्या कर रही है? ऊपर नीचे कर रही है। क्या कर रही है? ऊपर नीचे कर रही है। और ऊपर नीचे कर रही है, उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं? ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसका मतलब है कि ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। तो सीधा साधा कहना है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। जब तक ऊष्मा में ऊर्जा नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, ठीक है। अब ऊष्मा का मात्रक आपका क्या कहलाता है? SI। SI मतलब जूल होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 5.3 का ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता।
अब हम ऊष्मा का मापन और निर्भरता देखते हैं कि ये होता क्या है। ऊष्मा किन किन कार्य पर निर्भर करती है। अब देखते हैं हमने क्या किया, एक कप में थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है। अब उस एक कप में पानी जब हम लेंगे तो उसको उबालने में हमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा और कम ऊष्मा लगेगी, क्योंकि उसका जो पानी का एरिया है वो क्या है, कम है, इसलिए उसमें ऊष्मा भी कम लगेगी और आपका समय भी कम लगेगा। इसी तरीके से हमने अगर दूसरी तरफ बड़ा भगोना लेते हैं और बड़े भगोने में ज्यादा पानी भरते हैं, तो ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा, उसे गर्म होने पर ज्यादा ऊष्मा लगेगी और ज्यादा समय लगेगा। तो आपका ये तो कहलाता है ऊष्मा किस किस पर निर्भर रहती है। तो देखते हैं, द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा किस किस पर निर्भर रहती है, उसके द्रव्यमान पर और तापांतर पर और विशिष्ट ऊष्मा पर। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम Q से, किससे, हम इसको Q से प्रदर्शित करते हैं तथा उस वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर करती है और द्रव्यमान को हम किससे वो करते हैं, दर्शाते हैं, m से, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। देखो, जब हम द्रव्यमान के बारे में पता लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, द्रव्यमान के बाद ऊष्मा की मात्रा तापांतर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तापांतर पर। कैसे निर्भर करती है ये जानते हैं। तो देखो, एक हमने 2 बीकर लिए हैं, हमने क्या किया, एक बीकर में आधा पानी भर लिया और इसमें भी आधा पानी भर लिया, पर हमने एक क्या जलाया, बर्नर जलाया, यानी कि लैंप जलाई और उसको हमने धीरे धीरे करके गर्म करना शुरू कर दिया। शुरू किया तो कितने पर किया, 20 सेल्सियस डिग्री पर, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है, कम ताप पर गर्म करने पर कम ऊष्मा लगती है। जब हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो इसको कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, कम ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है आपका, जब हमने इसको ज्यादा ऊष्मा दी, यानी कि 40 सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया, तो हम क्या कर रहे हैं, अधिक समय तक गर्म कर रहे हैं तो उसमें अधिक ऊष्मा लग रही है, ठीक है। तो हमने इधर 20 पे किया और इधर हमने 40 पे किया, तो इस पे तो कम ऊष्मा लग रही है और इसमें ज्यादा ऊष्मा लग रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विशिष्ट ऊष्मा पर। अब विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है कि हम देख लेते हैं कि हमने 2 पात्र लिए हैं और उसमें 2 तरीके के पदार्थ भरे हैं, ठीक है। एक तरफ हमने पानी लिया है और एक तरफ हमने लिया है तेल, ठीक है। अब इसको हमने समान ताप पर गर्म किया। किस पे किया, समान ताप पर गर्म किया। अब देखते हैं कैसे। देखो, दोनों द्रव्यमानों को हमने 3 मिनट तक गर्म करेंगे, फिर थर्मामीटर की सहायता से हम उसका ताप को नापेंगे। तो तेल का ताप अधिक होगा। किसका ताप अधिक होगा, तेल का ताप अधिक होगा। इसका निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान की विभिन्न वस्तुएं को समान समय तक गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। जैसे कि हमने समान द्रव्य भर लिया, ठीक है, मतलब कि हमने जो तरल भाग लिया है तो समान लिया है, ठीक है। हमने आधा पानी इसमें भरा है और आधा तेल इसमें भरा है, और जब हमने गर्म किया है और उसको 3 मिनट तक गर्म किया, ठीक है, कितने मिनट तक, 3 मिनट तक हमने उसको गर्म किया और उसको गर्म करने के बाद हमने किससे मापा, थर्मामीटर से। तो पानी से अधिक गर्म क्या निकला है, आपका तेल निकला है, ठीक है। तो इसका जो कहने का मतलब ये है कि समान द्रव्यमान होने के कारण भी इसका जो ताप है वो वृद्धि कैसी है, अलग अलग हुई है। जो इसकी वृद्धि कैसी हुई, अलग अलग हुई, ठीक है। इसकी परिभाषा है, किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर
पर विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान समान है और इसकी ऊष्मा जो है वो भी समान है, पर इसका जो तापांतर है वो अलग अलग है, इसीलिए इसको विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। स्थानांतरण की विधि। अब ऊष्मा स्थानांतरण की विधि क्या होती है कि जब ऊष्मा का जो ताप होता है वो दूसरी जगह पर जाना। कैसे, किस प्रकार से जाना? जैसे कि हमने किसी वस्तु को गर्म किया और जिस जगह पे गर्म कर रहे हैं और उसके पीछे वाला भाग भी गर्म हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ठीक है, जब जैसे हमने ये वाली वस्तु ली, अब इस वस्तु को हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं और इसका जो गर्म करा हुआ भाग है वो कहाँ आ रहा है? इस पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, अब इस संचरण में कुछ विधि आती है, जैसे चालन विधि। इस चालन विधि को हम डायग्राम की तरह से समझा रहे हैं। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने क्या किया? गर्म पानी भर लिया। क्या भरा? गर्म पानी भर लिया। अब हमने क्या ली? एक स्टील की चम्मच ली और उस पानी में डाल दी। जब हमने उस पानी में, गर्म पानी में इस चम्मच को डाल दी तो कुछ समय बाद आप देखेंगे क्या होता है, ये चम्मच कैसे हो जाती है? यहां से गर्म होते होते ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये होता है चालन विधि। कैसे पहुंचती है? देखो, जब कोई वस्तु ठोस होती है तो उसके जो अणु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इस तरीके से होते हैं, है ना। जिसके अणु कैसे होते हैं? ये आपस में पास पास होते हैं। ये जब पास पास होते हैं तो इसका क्या हो रहा है? ये चालन विधि कैसे कर रही है? पहले सिरा ये गर्म होगा, ये अणु गर्म होंगे, फिर ये अणु गर्म होंगे, फिर ये अणु गर्म होंगे, फिर ये। तो ये क्या कर रहा है कि ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर पहुंच रहा है। मतलब कि ये तो अधिक ताप हो गया और यहाँ पे क्या पहुंच रहा है बेटा? जो ऊपर का सिरा है वो क्या है? कम ताप की ओर पहुंच रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब अधिक ताप होगा उसके बाद वो कम ताप पर पहुंच जाती है। इसको हम कहते हैं चालन विधि। ठीक है, तो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप तक पहुंच जाती है। ठीक, जैसे ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? अणु पास पास होते हैं। जब हम किसी अणु को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु तक पहुंचती है, तब जाके ये क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। तो आपका चालन विधि खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं संवहन। ठीक है, अब संवहन क्या होता है? ये देखो बेटा, ये ऐसा होता है, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि कहलाती है। कैसे कहलाती है? अब देखो, हमने एक बीकर में पानी ले लिया और हमने उसमें क्या लगाया? आग लगाया, गर्म करने को रखा और उसी पानी में हमने क्या डाला? थोड़ा सा रंग डाला। ठीक है, अब रंग, जब पानी गर्म होगा तो वो रंग क्या करेगा? धीरे धीरे करके बबल बनके, मतलब जैसे उसमें बुलबुले होते हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर उठेंगे। ऊपर किसकी वजह से उठते हैं? क्योंकि वो बबल क्या होते हैं? हल्के होना शुरू हो जाते हैं। और जब हल्के होना शुरू हो जाएंगे तो वो बबल क्या करेंगे? ऊपर धीरे धीरे उठने लगेंगे। तो ये क्या होते हैं? इनके अणु कैसे होते हैं? ठोस में अणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। इनके अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो ये जो क्रिया कहलाती है वो संवहन क्रिया कहलाती है। जैसे ये देखो, जब वो पहले तो ये हल्के हुए तब ये ऊपर गए। अब इसी प्रकार से जब ये पानी ठंडा हो रहा है तो इसके बबल्स कैसे आ रहे हैं? धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये पानी के अणु कहलाते हैं। जब पानी हल्का हुआ तब ऊपर आए और जब ठंडा हुआ तो नीचे आए। इसको हम कहते हैं संवहन विधि। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। द्रव और गैस के अणुओं के बीच स्थान अधिक होता है। ठीक है, द्रव और गैस के अणु के बीच में मैंने आपको बताया, जैसे ठोस के अणु के बीच में कैसे होते हैं? अणु पास पास होते हैं और इनके अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है।
ठीक है, अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका कारण क्या होता है, समान विधि होता है। ठीक है, अब चलते हैं विकिरण। तीसरी विधि आपकी विकिरण। अब विकिरण क्या है, यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी के माध्यम के हो सकता है। अब देखो, सबको तो जो अभी तक हमने दो विधियां पढ़ी थी उसमें किसी ना किसी के माध्यम की जरूरत थी, पर विकिरण विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, पृथ्वी पे जब सूर्य है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी पे चारों ओर फैल जाती है। क्यों फैलती है, क्योंकि उसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से जैसे बल्ब काम करता है, आपको रोशनी देता है, तो उसको भी किसी की सहायता नहीं करती, इसी तरीके से सूर्य का भी कार्य करता है। ठीक है, सूर्य कैसे कार्य करता है, जब सूर्य निकलता है वो चारों ओर अपनी रोशनी को फैलाता है, और जो फैलाते हैं उसको हम कहते हैं विकिरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का एग्जांपल जैसे देते हैं, हमने लोहे की छड़ ले ली है। ठीक है, क्या ली, लोहे की छड़ ली। अब लोहे की छड़ ले ली हमने, अब क्या कर रहे हैं, हमने उस लोहे के छड़ को गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब शुरू कर दिया तो जो उसकी जो ऊष्मा का जो ताप बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गर्म हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ताप को एक दूसरे को गर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें इसको किसी की सहायता नहीं पड़ रही, क्योंकि वो एक जगह से गर्म हो रही है और उस पूरे छड़ को गर्म कर देती है। इसको हम कहते हैं विकिरण विधि। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। अब हम ये देखते हैं कि सुचालक क्या है और कुचालक क्या है। ऊष्मा के सुचालक मतलब जो बहुत आसानी से गर्म हो जाए, ठीक है, और उसमें ज्यादा ताप की जरूरत ना पड़े। जैसे जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। मतलब सुगमता मतलब अच्छी तरीके से हो जाए। अब अच्छी तरीके से कैसे होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। लोहा क्या होता है, लोहा जल्दी गर्म होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी जल्दी गर्म होता है और तांबा भी जल्दी गर्म होता है। तो ये क्या है, ये ऊष्मा के सुचालक है, जो कि बहुत आसानी से और जल्दी गर्म हो जाते हैं और ऊष्मा का ताप इसमें बहुत जल्दी से संचरण करता है। ठीक है, मतलब पहुंचता है। अब आ जाता है कुचालक। अब कुचालक का मतलब क्या होता है, जो ऊष्मा को नहीं रख सकता। ठीक है, कुचालक जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता उसे हम ऊष्मा कुचालक कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा कुचालक कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो, लकड़ी को हम जब जलाएंगे तो क्या होता है कि वो जल के कोयला हो जाती है या राख बन जाती है। इसी तरीके से कागज में क्या ऊष्मा रुक सकती है, नहीं रुक सकती, क्योंकि वो जल के भी राख बन जाती है। इसी तरीके से कांच में भी कुछ असर नहीं होता। तो तभी तो हम जब खाना बनाते हैं तो हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, जैसे कढ़ाई है, तवा है, इन सबको यूज करते हैं। अब कढ़ाई और तवे के ऊपर क्या होता है बेटा, आपका इस तरीके का हैंडल होता है। क्या होता है, हैंडल होता है, जो कि क्या करते हैं हम, या तो लकड़ी का बना होता है या फिर बेकेलाइट का बना होता है। लकड़ी का जो तवा, जैसे लकड़ी का जो हैंडल होता है तवे पे रखता है, तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं और सेक सकते हैं। ठीक है, किसको, रोटी को सेक सकते हैं। तवे को क्या करते हैं, हम लकड़ी की सहायता से उठा सकते हैं, क्योंकि वो उसका कुचालक है। ठीक है, वो गर्म नहीं होता है। इसी तरीके से बेकेलाइट होता है, जैसे आपने कढ़ाइयाँ, नॉन स्टिक की कढ़ाइयाँ देखी होंगी, उसमें काले कलर का हैंडल लगा होता है। उसमें भी क्या होता है, उसमें ऊष्मा नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक है। तो बेटा ये की अवस्था परिवर्तन, ठीक है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। हम ये जानते हैं अच्छे से कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पहले जो अवस्था होती है वो होती है आपकी ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था क्या होती है आपकी गैस। अब इन तीनों में क्या परिवर्तन होता है, अब देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, जब हम बर्फ को जमाते हैं जो कि ठोस अवस्था में होती है, क्या होती है आपकी, ठोस अवस्था में होती है,
और उस ठोस अवस्था में हम इस बर्फ को क्या करेंगे, पिघलाएंगे। जो पिघली हुई अवस्था है वो किस में बदल रही है, आपकी द्रव्य में बदल रही है। किस में बदल रही है, द्रव्य में। जब वो द्रव्य में बदल जाती है तब वो द्रव की अवस्था को हम किस में बदलेंगे, अब उस द्रव को हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या हो रहा है, वो अवस्था गैसीय अवस्था में बदल रही है। जब हमने द्रव अवस्था को गर्म किया तो वो किस अवस्था में बदल रही है, वो गैसीय अवस्था में बदल रही है। सीधे सीधे ये बात है, पहले ठोस फिर द्रव और द्रव के बाद गैस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया कपूर। आपके घरों में कपूर तो जलाया जाता है। कपूर एक कैसा होता है, आपके ठोस फॉर्म में होता है, सफेद कलर का, कुछ इस तरीके से कपूर होता है। ठीक है, कपूर कुछ इस तरीके से होता है। और जब हम इसको जलाते हैं, है ना, जब वो जलाते हैं तो वो किस अवस्था में बदल जाता है, वो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आपको पता है जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो गैस कैसे बनती है, एकदम खुशबू की तरह उड़ती है। ठीक है, आप चलते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, आप देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, अब देखो, अब इसमें ऊष्मा के प्रभाव में क्या क्या आ रहा है, पहला आ रहा है द्रव के ताप में वृद्धि, द्रव के ताप में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, द्रव के मतलब कि पदार्थ के ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि कैसे हो रही है बेटा, जैसे कि हमने किसी वस्तु को, मतलब कि हमने बर्फ ली और बर्फ को हमने पिघलाया तो वो क्या हो रहा है, उस पर ताप पड़ रही है। और जब ताप पड़ रहा है, जब बर्फ पड़ रही है, जब जैसे ये बर्फ है और बर्फ जब पिघली तो क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में वृद्धि हो रही है क्योंकि वो पानी बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब जब ये पानी बना उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया ठोस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। जब ठोस द्रव गैस हो रही है, जब ये द्रव बना, द्रव में क्या हुआ, फिर वो गैसीय फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो पदार्थ किस अवस्था में बदल रहा है, इसमें इसकी अवस्था भी परिवर्तन हुई। ठीक है, तो ये गैस के फॉर्म में चला गया। अब पदार्थ में प्रसार कैसे हो रहा है, अब प्रसार के बारे में हम जानेंगे। देखो, ठोस द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उसका आयतन में प्रसार होता है और ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। अब कैसे प्रसार हो रहा है, देखो, हमने बर्फ ली, बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। अब जब गर्म किया, पहले तो वो छोटे से फॉर्म में थी बर्फ, किस में थी, छोटे से बर्तन में थी, मतलब छोटा सा क्यों था, इतना सा। ठीक, अब हमने जब उसको गर्म किया तो वो क्या हो रहा है, वो किस पदार्थ में बदल गया, तरल पदार्थ में बदल गया, यानी कि द्रव्य पदार्थ में बदल गया और उसका स्थान क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब इसका स्थान बढ़ गया तो क्या हो रहा है, उसमें प्रसार हो रहा है। अब इसी द्रव्य अवस्था में बदल गया, फिर उसके बाद हमने उसको और गर्म किया तो वो किस अवस्था में बदला, गैस में। अब हम गैस को कैसे प्रदर्शित करेंगे, अब गैस को हम गुब्बारे के थ्रू प्रदर्शित करेंगे। मतलब गुब्बारे में जब हम गैस को भरेंगे तो गैस का एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब हम हवा भरेंगे उसमें तो गुब्बारा कैसा हो जाता है, फूल जाता है। और ज्यादा अधिक तीव्र हवा से भरेंगे तो गुब्बारा कैसा होगा, वो फट जाएगा। तो इसको हम प्रसार बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब ठोस द्रव और गैस को गर्म करने पर वह पदार्थ फैलता है तथा ठंडे होने पर सिकुड़ जाता है। क्या होता है, ठंडे होने पर वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कैसे जाता है, देखो, हमने पहले तो इसको गर्म किया, ठोस को गर्म किया, फिर वो पदार्थ किस में बदल गया, फैल जाता है। मतलब पानी को अगर हम फैलाएंगे तो फैले हुए आकार में रख देंगे। पानी को हमने कटोरी में रखा या ग्लास में रखा, वो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, अब जब हम इसी पानी को दोबारा से गर्म कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो बर्फ के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि वो फिर से सिकुड़ जाएगा। वो अपनी एरिया को उसी जगह बना लेगा। जैसे कि गुब्बारे में हमने हवा भरी और हवा भरने पे वो फूल गया, और जब हमने उसमें से हवा निकाली तो गुब्बारा कैसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपने देखा होगा गुब्बारे में रिंकल से पड़ जाते हैं, है ना, सिकुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं सिकुड़ना। ठीक है,
तो वो ठंडे होने पर सिकुड़ा। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, देखो जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे की पटरियां होती है उनके बीच में गैप होते हैं। क्या होते हैं? गैप होते हैं। क्यों होते हैं? उनको बैलेंस रखने के लिए। जब हमें पता है कि ऊष्मा का जब ताप बढ़ता है तो हम उसमें जो ऊष्मा जो भी उसमें जो पदार्थ है वो बढ़ने की अवस्था में होता है। जैसे मैंने आपको ठोस का एग्जाम्पल दिया था, जब हम ठोस को गर्म करेंगे, जब द्रव्य बनाएंगे तो वो द्रव क्या करता है? फैल जाता है। अब वो फैल तो जाता है। अब देखते हैं, जैसे आपने रेल की पटरियां देखी है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? इनके बीच में गैप होते हैं। ये गैप क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी परेशानी ना हो। क्यों नहीं हो? जब गर्मियों का टाइम आता है, जब गर्मियों का समय होता है, तो ये पटरियां जब ट्रेन चलती है तो ये क्या होता है? इसका आयतन बढ़ता है, मतलब इसका आकार बढ़ता है। अगर ये बढ़ा हुआ नहीं छोड़ेंगे तो पटरी कैसी हो जाएगी? पटरी आपकी टेढ़ी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पटरी आपकी टेढ़ी हो जाएगी। और जब पटरी टेढ़ी हो जाएगी तो उस पर ट्रेन चलना तो मुश्किल है, क्योंकि दुर्घटना तो उसी से होगी ना। और जब अगर तब तो ये बढ़ जाती है, गर्मियों के टाइम पे बैलेंस में आ जाती है, और सर्दियों में क्या होता है? यही क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो इसमें हमें सर्दियों के टाइम पे गैप दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बिजली के खंभे देखे होंगे। बिजली के खंभों को में जो तार लटके होते हैं वो ढीले छोड़े जाते हैं। कैसे छोड़े जाते हैं बेटा? ढीले छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं ढीले? क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो तार में तनाव पैदा होता है। क्या होता है? तनाव पैदा होता है, तो उससे तार में टूटने की आशंका ज्यादा होती है। इसी वजह से इन तारों को क्या किया जाता है? ढीला छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना होने से हमको बचाया जा सके। तो ये आपका कहलाते हैं फैलना और सिकुड़ना, ठीक है। तो ये आपकी द्रव तथा ठोस की कुछ आकृतियां थी, मतलब कि आपकी ये कुछ आकृतियां थी, और आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें इसमें क्या करना है? सही विकल्प करने हैं। तो पहले जो सही विकल्प आ रहा है आपका वो है द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, ठीक है। जब द्रव को हम गैस में बदलेंगे तो क्या होगा? बाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा। किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा। संवहन द्वारा किसके द्वारा होता है बेटा? संवहन के द्वारा होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है आपका? जल का क्वथनांक होता है आपका, जल का क्वथनांक है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है आपका, क्या होता है बेटा? जूल। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है आपका जूल। क्या कहलाता है आपका? जूल कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्मा का कुचालक है। आपका ऊष्मा का कुचालक क्या होता है? आपका ऊष्मा का कुचालक है कांच। क्या है आपका? कांच। अब पहले हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके आंसर सही है। द्रव के गैस में बदलने पर क्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। जब द्रव बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। द्रव्य में ऊष्मा का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या कहलाता है आपका? जूल कहलाता है, ठीक है। ऊष्मा का कुचालक कौन है? ऊष्मा का कुचालक होता है कांच। नेक्स्ट आ जाता है आपके सही गलत
करना है, मतलब कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत के चिन्ह लगाने हैं, यानी कि हमको सही गलत करना है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घट जाता है या घटता है, तो क्या है आपका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। हाँ, आपका ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हाँ, आपका आंसर सही। अवस्था परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है, तो सही, इसका ताप कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, पारा ऊष्मा का कुचालक है? पारा ऊष्मा का कुचालक है? नहीं, पारा आपका ऊष्मा का कुचालक नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या आ जाता है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम देख लेते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक डैश है, तो आपका ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गलते हुए बर्फ का ताप, जब गलती हुई जो बर्फ होती है उसका ताप कैसा होता है? डैश 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बर्फ कैसे होती है? जब बर्फ कुछ आपकी इस तरीके की होती है और जब वो गलती है, मतलब जब वो पिघलती है, तो उसका जो ताप कैसा रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी ठोस के द्रव्य में बदलने की क्रिया कहलाती है। जब कोई ठोस वस्तु होती है और वो द्रव्य में बदलती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी गलनांक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण डैश की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो उसको किसी की माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती। तो नेक्स्ट है आपका, बर्तन का हत्ता बनाने में डैश धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका कुचालक का। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बर्तन में खाना बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसके हैंडल पे लकड़ी का या बेकेलाइट का हैंडल लगा होता है, जिससे जो ऊष्मा होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती और हम आसानी से उस बर्तन को उठा लेते हैं, इसीलिए उसको कुचालक कहते हैं। अब हम देखेंगे कॉलम खा का मिलान कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है? मिलान करने हैं। पहले हमने क्या किए थे? वस्तु। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सही मिलान करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, किसी वस्तु का ताप कैसा होता है? किसी वस्तु का तापमापी द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? तापमापी द्वारा नापते हैं। तो हम पहले का लगा देंगे सा पे। फिर आ जाता है, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण होती है। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण होती है चालन द्वारा। किसके द्वारा होती है बेटा? चालन द्वारा। किसी वस्तु का ताप कैसा होता है? तापमापी द्वारा मापते हैं। फिर ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण होती है चालन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टील का ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। ऊष्मा का क्या है? आपका सुचालक है। स्टील ऊष्मा का सुचालक है क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है।
पहले का आंसर हो गया किसी वस्तु का ताप, का को हमने किससे जोड़ दिया, तापमापी द्वारा, खा को हमने जोड़ा आ से, चालन द्वारा होता है, स्टील ऊष्मा का सुचालक है, और ठोस को गर्म करने पर क्या होता है, ऊष्मा वो उनके आयतन में प्रसार होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन पर। क्या चलते हैं क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ A तथा B को समान ताप पर गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि A की विशिष्ट ऊष्मा B से अधिक है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि दो हमने वस्तु ली है A और B, उसमें क्या कर रहा है, समान ताप पे गर्म कर रहे हैं, परंतु A की विशिष्ट ऊष्मा B से अधिक है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि किस में ज्यादा ऊष्मा लगेगी। तो देखो हमने आंसर लिखा है, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ A तथा B को समान ताप पर गर्म करने में B को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि B की विशिष्ट ऊष्मा A से कम है। क्या है, मतलब A की तो विशिष्ट मतलब ज्यादा है, वो विशिष्ट ऊष्मा से है, पर B की कम है, इसलिए B को ज्यादा लगेगी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो आपको ये समझ में आया, मतलब कि जैसे कि देखो हमने A वस्तु ली, हमने ये वाली कोई भी वस्तु ले ली, ठीक है, और B की ले ली, तो B की A की वस्तु का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ज्यादा है, इसकी जो ऊष्मा है क्या है, वो ज्यादा है। ठीक, इस वस्तु की ऊष्मा कैसी है, ज्यादा, और इसकी क्या है, कम। तो जिस वस्तु की ऊष्मा ज्यादा होगी तो उसमें ऊष्मा कैसी लगेगी, कम लगेगी, और जिस वस्तु की ऊष्मा कैसी है, कम है, तो उस वस्तु में ऊष्मा ज्यादा लगेगी। तो ये प्रश्न यही समझा रहा है कि B की विशिष्ट ऊष्मा A से कम है, क्योंकि A से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों के प्रसार को एक कलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसके द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट दीजिए। आपके बुक में कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, उसी में जो लास्ट में जो प्रैक्टिकल है वही है ये आपका, जिसको हमने इस पे समझाया है। कांच की एक खाली बोतल के मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देंगे। एक कांच की बोतल लेंगे और उसमें बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देंगे। अब क्या करेंगे, अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखें और इस बर्तन पर डबल लिख दिया ये, और इस बर्तन पर गर्म पानी डालें। अब क्या करना है, एक बोतल ली और हमने उस बोतल में गुब्बारा बांधा, उसके बाद चौड़ा बर्तन लिया, उसमें गर्म पानी डाला, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऐसा करने पर गुब्बारा फूल जाएगा, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा क्या हो जाती है, बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है। कैसे होती है, गर्म होकर फैलती है और बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है, जब प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है, गुब्बारा फूल जाता है। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो वो क्या हो रहा है, गुब्बारा फूल जाएगा, और बोतल को गर्म जल से निकाल कर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः पिचक जाता है। सीधा बात ये कह रहा है, जब गर्म पानी में हम उस बोतल को रखेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, और जब ठंडे पानी में रखेंगे तो गुब्बारा पुनः कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैस फैलती है और ठंडा करने पर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ती है। क्योंकि देखो मैंने डायग्राम से समझाया आपको, एक बर्तन लिया, एक बोतल ली है, इसमें खाली हवा है, मतलब कि इसमें ठंडा है।
ठंडी बोतल है और इसमें हमने क्या रख दिया, गुब्बारा लगा दिया है। और एक बोतल में लिया जिसके नीचे हमने क्या रखा, पहले तो हमने गुब्बारा लगाया, फिर उसे गर्म पानी के ऊपर बोतल को रख दिया और जो गर्म पानी की भाप है, जो गैस है, वो कहाँ जा रही है, इस गुब्बारे के ऊपर जा रही है। और जब गुब्बारे के ऊपर जाती है तो वो गुब्बारा क्या हो रहा है, वो फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। और जब उसी बोतल को हम बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो गैस, जो गर्म हवा होती है, वो बाहर निकल गई, दोबारा से वो गुब्बारा क्या हुआ, पिचक गया या सिकुड़ गया। तो इसको हम कहते हैं गैसों में प्रसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं। जब रेल की पटरी होती है उनके जगह हम थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो। क्योंकि उनमें जो गैपिंग होती है, ट्रेन की पटरी आपने देखी होगी, उनके बीच में कुछ इस तरीके की जगह छोड़ी जाती है। जब गर्म होता है तो वो पटरी फैलती है और जब फैलती है तो वो उसमें बराबर पे आ जाती है। अगर हम उसमें गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो पटरी कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, वो टेढ़ी हो जाएगी और उससे क्या होगा, दुर्घटना होने की आशंका होगी। तो ये आंसर आपके यहां तक हो गए। और आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले का आंसर आपका देते हैं, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर। सुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है वे ऊष्मा सुचालक कहलाते हैं, जैसे कि लोहा और तांबा। इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा आसानी से क्या हो जाती है, संचरण हो जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका कुचालक। कुचालक क्या कहलाते हैं, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे कागज, ऊन। ठीक है। और आपका जैसे लकड़ी है ना, बेकेलाइट है, जिनके हैंडल बनते हैं, उनमें क्या होती है, ऊष्मा आसानी से नहीं पहुंच पाती, वो गर्म नहीं बने रहते। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन है 9। आपका क्वेश्चन 9 है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट की डिग्री को हमें किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदलिए। हमें सेंटीग्रेड में बदलना है। तो ये मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके बता देती हूँ ये कैसे करते हैं। तो हमने क्या लिया, सेंटीग्रेड का फॉर्मूला लिया है C100। ठीक है। अब इसको हमने F-32/80। अब इसको कैसे कर रहे हैं, 0 से 0 काटा तो हमारा 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 10 बचा और यहाँ 18 बचा, तो 10 को हमने किससे काटा, 2 से। 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। तो इसका जो आंसर आया 3, 5 बराबर F-32/9। अब क्या करना है हमको, जिसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, आपका ये मान पूछ रहा है। तो हम इसकी जगह जो F की जगह हम किसका मान रखेंगे, C/5 बराबर 98.6। ठीक है, -32। ठीक। अब हमने इसको रख दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, अपॉन 9 में कर देंगे। ठीक है, ये आपका अपॉन 9 में है। अब बराबर करेंगे क्या, ये 9 आपका इस जगह चला जाएगा, मतलब इसकी अदला बदली हो जाएगी, 5 इधर आ जाएगा। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 9 इंटू C बराबर क्या करेंगे, आप ब्रैकेट का लगा देंगे, 6/32 इंटू 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको भी सॉल्व करते हैं। तो C इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 इंटू C बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
माइनस कर देंगे 98.6, तो हम 32.0 लगा के 0 6, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, तो आपका कितना आया 6.6 इंटू 5। ठीक है, जब 5 आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो C का 9 है, अब इसको हम 9 को हम इधर ला देंगे, किधर ला देंगे, C बराबर 6 इंटू 5/9। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 9 का भाग हम किस में देंगे, 9 का भाग हम देंगे 6.6 में, इसका भाग हम इसमें देंगे, तब आंसर आपका आएगा 9 सत्ते 63 का 3, यहां से 6 उतार लेंगे, 9 चौक 36, तो ये कट गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां पे C अपॉन बराबर 5, अब इंटू 5 को कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इसका इंटू हम इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 7.45 इंटू, कैसे करेंगे, 5 का 20, 0 हासिल लगा 2, 5 सत्तो 35, 35 और 36 37, तो आपका कितना आया पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 37 आ गया। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो हम क्या लिख देंगे 0 सेल्सियस डिग्री। आ गया आपको समझ में? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलनांक की परिभाषा लिखिए। किसकी? गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो आपकी परिभाषा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ को वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदलता है, उसे द्रव का गलनांक कहते हैं। ठीक है, जो ठोस बर्फ होती है उसको हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, बर्फ का गलनांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे। क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य गर्म करने पर उबलता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य गर्म करने पर उबलता है उसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। इसमें भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 1 कैलोरी का क्या मान होता है आपका? 1 कैलोरी का मान है 4.8 जूल, जो आपका 1 कैलोरी का दिया हुआ है। और हमें कितने कैलोरी का निकालना है? 5 कैलोरी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 5 कैलोरी ले लेंगे, 5 कैलोरी को इंटू 80। अब इसका हमें इंटू करना है, तो कैसे करेंगे 4.8, 5 का इंटू करेंगे 5 अट्ठे 40, तो 0 4 कहां से, 5 एकम 5 और 4 9, फिर 5 का 20। ठीक है, 5 का 20। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 0 हम हटा देंगे क्योंकि उसका काउंट नहीं होता, तो हमारा आंसर आया 20.9 जूल। ठीक है, 20.9 जूल। ठीक है, तो आपको आज समझ में आ गया 1 कैलोरी का इतना मान होता है, तो हम 5 कैलोरी का 5 इंटू में इसका इंटू कर देंगे। इंटू करने पे हमारा आंसर 20.9 जूल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन। समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है।
समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक होगा? तो समान ऊष्मा मतलब उसको समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक होगा? तो आपका किसका होगा? 2 किलोग्राम वाले टुकड़े का ताप अधिक होगा, क्योंकि 4 किलोग्राम का तो उसमें पहले से ही क्या है, ऊष्मा है। पर 2 किलोग्राम पे हम ज्यादा ताप देंगे तो सबसे पहले ताप 2 किलोग्राम का बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया।